फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में असेसमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। असेसमेंट का चैप्टर जो है हमारे 59 से लेके 64 तक हमारे सेक्शंस हैं। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 63 को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सकें, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है सब्सक्रिप्शन के लिए। आइए बढ़ते हैं सेक्शंस की तरफ। सेक्शन 61 हमें क्या कहता है? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। आपके रिटर्न्स की स्क्रूटनी की जाएगी। पहले एक बार बैलेट्स की लैंग्वेज देख लेते हैं, फिर हम लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। द प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटिनाइज द रिटर्न्स एंड रिलेटेड पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय यू by the registered person to verify the correctness of the return and inform him to the discrepancy noticed, if any, in such manner as may be prescribed and seek his explanation thereto. अब prescribed means क्या होता है? हमारे रूल्स में जो कहा गया उसके हिसाब से रूल रहेगा इसका 99. In case the explanation is found acceptable, the registered person shall be informed accordingly and no further action shall be taken in this regard. अब इसमें क्या कहता है? प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है। जो आपने रिटर्न्स फाइल करी है, जीएसटीआर 3 भी फाइल करी है, आपने जीएसटीआर 1 की स्टेटमेंट फाइल करी है, वो आपकी स्टेटमेंट को स्क्रूटिनाइज करेंगे और देखेंगे कि आपने क्या सही भरी है। फिर अगर उनको कुछ डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट होती है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को कम्युनिकेट की जाती है। फॉर्म रहेगा इसका ASMT 10। ASMT 10 के फॉर्म में जो है वो आपको जो है इन्फॉर्म करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को। अब इसमें क्या कहा गया है? अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट होती है, रजिस्टर्ड पर्सन को ASMT 10 में आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी और आपको जो उसका रिप्लाई देना है ASMT 11 में। रिप्लाई किस में देना है? आप फॉर्म ध्यान देखिए, ASMT 11 में आपको रिप्लाई देना है। एज पर सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 हमें कहता है कि अगर आपकी जो है एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है तो आपके फर्दर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और आपको जो है ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा ASMT 12 के फॉर्म में। ASMT 12 के फॉर्म में आपको जो है ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा और आपके ऊपर फर्दर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, एक्सप्रेशन दी गई है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? अपनी जो है डिस्क्रिपेंसी हमें रेक्टिफाई करनी है। रेक्टिफाई कैसे करनी है? हमें जैसे अगर हम अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं जिसमें हमें डिटेल देनी होती है अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की और इनवर्ड्स की, तो उसमें इसके क्या होता है? अगर हमसे कोई ओमिशन हो जाता है या फिर हमसे कोई एरर हो गया तो हम उसको नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में सही कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिटर्न्स की स्क्रूटनी की जाती है, उसमें गलती निकलती है, तो आपको जीएसटीआर 3 भी के द्वारा वो रेक्टिफाई नहीं की जा सकती। उसके द्वारा जो आपको पेमेंट करनी है उसको आपको DRC 03 से पेमेंट करना होगा। DRC 03 के द्वारा जो है उसको पेमेंट कर दी जाएगी, तो फिर आपके ऊपर फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब पढ़ते हैं सबसेक्शन 3 में हमें क्या कहा गया है। इन केस नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन is furnished within the period of 30 days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him, or where the registered person after accepting the discrepancy fails to take the correctness measure in his return or for the month in the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those sections, section 65, सेक्शन 66, 67, 73 और 74 में वो आगे फॉल कर सकता है। अब हमने देखा अगर हमने सेटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है, तो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। विदिन 30 हमें डेज हमें इसको आंसर करना है। अगर हम सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं कर पाते तो प्रॉपर ऑफिसर एक्शन लेगा हमारे अगेंस्ट। 65 में रहता है ऑडिट हो सकती है। सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिट होती है जो कि पोर्टल पर हमारे नॉमिनेटेड होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है। इंस्पेक्शन हो सकती है
ये करने के बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इन्होंने जो ये टैक्स इवेजन किया है, टैक्स मतलब कैसे किया होगा, या तो आपने शॉर्ट पे किया है, या आपने आईटीसी ज्यादा ले लिया है, या फिर आपने कोई रिफंड ज्यादा ले लिया है, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर आपको टैक्स डिटरमिन करेंगे और आपको जनरेट किए जाएंगे, एससीएन दिए जाएंगे। सेक्शन 73 में भी हो सकता है, सेक्शन 74 में भी हो सकता है। सेक्शन 73 हमें क्या कहता है कि आपने कोई शॉर्ट टैक्स पे किया, आईटीसी का बेनिफिट लिया, या आपने अगर बोनाफाइड लिया है, आपने कोई फ्रॉड के इंटेंशन से नहीं लिया है, तो सेक्शन 73 में एक्शन होंगे। अगर आपने ये सभी काम फ्रॉड के इंटेंशन से किए हैं तो सेक्शन 74 में होंगे। सेक्शन 74 में थोड़ी रियायत है कि आपको जो है टिप तो देनी ही है, टिप मतलब टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी जो है कम लगेगी अगर आप सेक्शन 73 में फॉल करते हैं। सेक्शन 74 में फॉल करते हैं तो आपको 100% पेनल्टी भी देनी हो सकती है गवर्नमेंट को। तो आप जो है इन सब प्रोसीडिंग से बचने के लिए अपने रिटर्न्स को जो है स्क्रूटिनाइज कीजिए। कोई डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट होती है तो आप वहीं पर उसको पे कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 62 की तरफ। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 62 की तरफ। सेक्शन 62 हमें क्या कहता है? असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। आप रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, आप इसको जो है लाइटली ले रहे हैं, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आपके ऊपर क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। CGST एक्ट 2017 क्या कहता है? Notwithstanding anything contained to the contrary in section 73-74, where the registered person fails to furnish the return under section 39-45 and after the receipt of notice under section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgment, taking into account all the relevant material which is available or which has gathered and issue an assessment with the order within a period of 5 years from the date of specified under section 44 for furnishing the annual return for the financial year to which the tax period not paid relates, where the registered person furnish a valid return within the 30 days of the service of assessment order, and subsection 1 of the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn but liability for payment of interest and subsection 1 के and for the payment of late fees under section 47 shall continue। क्या कहता है गवर्नमेंट? अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आपके पास नोटिस आता है सेक्शन 46 में, GSTR 3 में आपके पास नोटिस आता है कि आप अपने रिटर्न फाइल नहीं करे हैं, आप रिटर्न फाइल कीजिए, फिर भी जो है रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट जो है फर्दर फिर गवर्नमेंट उसको जो है आगे मौका नहीं देती है, उनको नोटिस नहीं देती है, सीधा ही समरी डाउनलोड कर देती है GSTR 7 पे, DRC 07 के फॉर्म में पोर्टल पर कर देगी। अगर आपके पास नोटिस आता है सेक्शन 46 में, अगर विद इन 30 डेज आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आपके पास बेस्ट जजमेंट के बाद भी आप आने के बाद भी अगर अपना कुछ जो है रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसके बाद भी जो है आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपके पास बेस्ट जजमेंट की जाती है, उसके बाद भी जो है आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर क्या एक्शन हो सकते हैं? देखते हैं क्या एक्शन हो सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर आपकी जो है सेक्शन 83 आपके पास लगा देगा। सेक्शन 83 बहुत ही डेंजरस सेक्शन है जो कि प्रोविजनल अटैचमेंट के बारे में बात करता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जब तक हम इसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करेंगे हमारे देश को छोड़कर चला जाएगा, तो उसकी जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है, बैंक को अटैच कर सकती है गवर्नमेंट, और DRC 22 में जो है उसको ऑर्डर समरी इशू कर देगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने रिटर्न ही नहीं फाइल करी तो जो बेस्ट जजमेंट है वो किस हिसाब से ली जाएगी? आपने स्टेटमेंट फाइल की हो सकती है कि आपने GSTR 1 की स्टेटमेंट फाइल करी हो, आपने ईबे बिल जनरेट किए हो, तो उसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट जो प्रॉपर ऑफिसर है वो बेस्ट जजमेंट करेगा और हजारों लाखों की मात्रा में आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। और आपके प्रेमिसेस की जो है
इंस्पेक्शन करेगा एज पर सेक्शन 71 और CGST एंड, और जो भी उनको सोर्सेज मिलेंगे उसके हिसाब से वो बेस्ट जजमेंट कर देगा। और इसमें फर्दर जो है हमें, मैंने बताया आपको टिप में देना पड़ेगा। टिप यानी टैक्स, पेनल्टी, और टिप यानी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको देनी पड़ेंगी। लेकिन जो पेनल्टी के सेक्शन है सेक्शन 122, उसके ऊपर फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा, मतलब इसी के साथ ही आपको वो पे करना है। अब बात करते हैं सेक्शन 63 की। आई होप फ्रेंड्स सेक्शन 62 आपको समझ में आएगा। आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं लेकिन आपने नोटिस आने के बाद भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आपके ऊपर फर्दर एक्शन लिए जा सकते हैं। जो इसका टाइम पीरियड रहेगा विद इन 5 ईयर्स जो है इनके पास टाइम है, उसके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी हैवी पेनल्टी लग सकती है। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 63 की तरफ। सेक्शन 63 कहता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, तो उसकी जो है असेसमेंट किस तरीके से होगी। कई बार क्या होता है, जो व्यापारी होते हैं उनको लगता है कि लाखों करोड़ की ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर भी वो जीएसटी नंबर नहीं लेते, सोचते हैं कि डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा। लेकिन डिपार्टमेंट पता कर लेती है, सिविल ड्रेस में घूमती रहती है और पता कर लेती है कि हाँ ये पर्सन लायबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, लेकिन इसने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। तो सेक्शन 63 इसी के बारे में बात करता है। सेक्शन 63 की बैरक्स की लैंग्वेज को देखते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्ररी in section 73, section 74, where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so, whose registration has been cancelled under section 29 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, सेक्शन 2 में क्या कहा गया है, या तो आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो गया है, बट who was liable to pay tax, the proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment or for the relevant tax period and issue an assessment order within a period of 5 years from the date of specified under section 44 जो सेक्शन हमारा एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है, for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates, provide that no such assessment order to be passed without giving द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि आप एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको सुनने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, उसके बाद ही कुछ प्रोसीडिंग की जाएंगी आगे। तो इस केस में जो आपको नोटिस इशू होता है वो फॉर्म ASMT 14 में इशू होता है। सब कुछ सेटिस्फैक्टरी लगता है तो ASMT 15 आपको इशू कर दिया जाता है, और DRC 01 में जो है इसकी स्टेटमेंट आपके पर समरी अपलोड की जाती है पोर्टल पर। आई होप फ्रेंड्स आपको सेक्शन 61, 62 और 63 समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है इसमें तो किस तरीके से हमें नोटिस का रिप्लाई देना है या आगे हमें क्या प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जीएसटी में नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।